स्वामी रामदेव या रामदेव बाबा, ये वर्ड सुनते ही आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? योग। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि स्वामी रामदेव से पहले कोई योग गुरु या आयुर्वेदाचार्य होके नहीं गए। बहुत से लोग होके गए, 101 लेजेंड्स जैसे कि तिरुमलाई कृष्णमाचार्य, जो अपने आप में मॉडर्न डे योग साइंस के गुरु जिनको बोला जाता है, जो खुद 101 साल तक की लाइफ जिए, या फिर स्वामी शिवानंद जो अपने आप में डॉक्टर थे, या फिर BKS अयंगर जो खुद 95 साल तक की जिंदगी जिए और जिन्होंने अपनी यूनिक अयंगर स्टाइल क्रिएट की, एक योग की स्टाइल। बॉस, क्या आपने इनमें से एक भी नाम कभी सुना है? मैंने खुद ने नहीं सुना था। और इसके पीछे रीजन क्या है? तो इंटरनेट। बॉस, उस वक्त इंटरनेट छोड़ो, कंप्यूटर छोड़ो, टेलीविजन मीडिया तक डेवलप नहीं था, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इनका ज्ञान कम से कम टाइम में नहीं पहुंच पाया, और टाइम के साथ लोग इनको भूलते चले गए और भूल ही गए। और यही राज छुपा है स्वामी रामदेव और पतंजलि के सक्सेस का। पिछले 15-20 सालों से दुनिया का बच्चा बच्चा जानता है स्वामी रामदेव कौन है। आपने टीवी पे या फिर इंटरनेट पे कभी ऐसे रूप में या फिर कभी ऐसे रूप में बाबा जी को देखा ही होगा। किसी भी चीज का ग्लोबल लेवल तक अटेंशन उठाना हो तो ग्लैमर की जरूरत पड़ती है, और स्वामी रामदेव जी के सादगी में सारा ग्लैमर छुपा है। उनकी अपने आप में खुद की एक यूनिक सी स्टाइल है, जैसे कि कपालभाति प्राणायाम करो दिन में 2 बार, सुबह उठने से पहले, रात को सोने के बाद। एग्जैक्टली इन्हीं अदाओं की वजह से पूरी दुनिया में योग की पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी। एक मिनट, कहीं मैं भक्त तो नहीं बन रहा? हाँ, अब ठीक है। एक ऐसी आदत है स्वामी जी की जो ना ही सिर्फ उनके इमेज को स्पॉइल कर रही है, बल्कि उनके ओवरऑल बिजनेस पे ही अफेक्ट कर रही है। और वो ये है कि स्वामी जी कभी भी कुछ भी बोल जाते हैं। जैसे 2014 की इलेक्शन से पहले वो बोल गए थे कि यार मोदी जी 35 रुपया लीटर पेट्रोल देने वाले हैं। आपको जो 35 रुपए का पेट्रोल दिलाएगा उसको वोट दोगे या 75-80 दिलाने वाले को? और आप खुद जानते हो कि पेट्रोल की हालत अब क्या है। स्वामी जी ने भी तुरंत ही अपना स्टेटमेंट बदल दिया। लेकिन हम मोदी जी भी क्या करें, उनको सरकार चलानी है, तो सबसे ज्यादा टैक्स डीजल पेट्रोल से ही आता है। यार मुझे समझ में नहीं आता ऐसी बातें बोलनी ही क्यों चाहिए जो आगे जाके बदलनी पड़े। शुद्ध हिंदी में इसे जल्दबाजी बोलते हैं, और यही जल्दबाजी उनके सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट कोरोनिल को अफेक्ट कर रही है। आज का अपना वीडियो कोई कोरोनिल का अनबॉक्सिंग या रिव्यू वीडियो नहीं होने वाला है, वो अपन किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। यानी कि कोरोनिल के अंदर क्या है, इसके क्या इफेक्ट होंगे, क्या साइड इफेक्ट होंगे। नहीं, आज का अपना वीडियो ये एक किस्म की केस स्टडी है। कोरोनिल पैदा कैसे हुआ, अब कोरोनिल बड़ा कैसे बन गया। वीडियो को एंड तक देखिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। तो कहानी शुरू होती है जून 2020 की। तब पूरी दुनिया सदमे में थी कि यार ये कौन सा चाइना से आया हुआ वायरस है, पूरी दुनिया को परेशान कर रखा है, वैक्सीन का कुछ अता पता नहीं। लेकिन अब तो मैं इनके पीछे पड़ जाऊंगी और मैं इनकी वाट लगा दूंगी, एक एक को एक्सपोज करूंगी। तब अचानक उम्मीद की किरण बनके प्रकट होता है द दिव्य कोरोना किट, सीधे पतंजलि योग पीठ से। ये तीनों अलग अलग हैं और एक ही किट में डाल दिए। इसका नाम हमने रख दिया कोरोना किट। एक ही किट में डाल दिए, ये तीनों एक ही के अंदर हैं। कोई कुछ भी बोले, लेकिन आज भी मुझे याद है स्वामी रामदेव ने साफ साफ डिक्लेयर किया था कि यार ये कोरोना को ठीक कर देता है, तभी इसका नाम कोरोना किट रखा है हमने। ये कहते हुए हमें फक्र है कि इसमें 100% रिकवरी रेट है विद इन 7 डेज और 0% डेथ रेट है। ये भी बहुत बड़ी बात है और ये दुनिया के लिए। फिर क्या, बिंदास इसकी मार्केटिंग और सेलिंग शुरू कर दी आयुष की परमिशन के बिना। आयुष ये एक ऐसा गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है जो नॉन एलोपैथिक मेडिसिन को रेगुलेट करता है, तो जाहिर सी बात है इनकी परमिशन लेनी तो चाहिए थी, जो कि नहीं ली। और जैसे ही ये बात पब्लिक को पता चली, आयुष के ऊपर क्रिटिसिज्म शुरू हो गया। पब्लिक ने खुलेआम आयुष के ऊपर अपना गुस्सा जाहिर करना शुरू कर दिया। मजाक हो रहा है, मोहब्बत 2 वे होती है सर, मोहब्बत 2 जगह से चलती है, ऐसे मोहब्बत नहीं चलती। राजस्थान में किसी ने कंपनी के ऊपर 420 का केस तक फाइल कर दिया। ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट के अंडर कंप्लेंट फाइल कर दी गई। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो। देखो भाई, इंडिया में फार्मास्यूटिकल लॉज जो कि फार्मा इंडस्ट्री को गवर्न करते हैं, वो एकदम साफ, एकदम क्रिस्टल क्लियर है। और जो भी इंसान इन लॉज के खिलाफ जाके मिसलीडिंग करने वाला कोई मेडिसिन बनाता है, यानी कि ऐसा दावा करता है कि हम कोरोना को ठीक करते हैं और कोरोना ठीक करने वाली दवा प्रोड्यूस करता है और उसके एडवर्टाइज करके उसे मार्केट में बेचना चाहता है, तो यह सरासर कानूनन अपराध है। और इस अपराध के लिए प्रोसिक्यूशन को भी उस कंपनी को, उस कंपनी के मैनेजमेंट को, उस कंपनी के ओनर को फेस करना पड़ सकता है। तो आयुष मिनिस्ट्री ने भी एक नोटिफिकेशन जारी किया, कंपनी को डराया कि आप जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो, इसकी मार्केटिंग, इसकी एडवर्टाइजिंग सब बंद कर दो। अरे शर्म करो,
कुछ अच्छा काम करो, अच्छे वीडियो बनाओ जैसे मैं बनाता हूं। डांट लगाई, फटकार लगाई, सब ठीक है, पर क्या कोई लीगल कार्यवाही हुई? नहीं हुई। देखो, इन सारी हरकतों की वजह से अपनी इमेज तो निगेटिव हो रही है, राइट? इसीलिए पतंजलि थोड़ा बैकफुट पे आ गया और उसने अपने स्टेटमेंट में थोड़ा सा बदलाव कर दिया। तो हमने दवाई के अंदर तो ये हमने कहा ही नहीं कि ये हम कोरोना को जो है कंट्रोल करते हैं, क्योर करते हैं। हमने कहा कि हमने ये दवाइयाँ बनाई थी, दवाई देने से कोरोना के रोगी ठीक हो गए। तो इसमें इस तरह का कन्फ्यूजन वाली तो कोई चीज़ है ही नहीं। मैंने आपको जवाब दे दिया है। दिस इज नॉट ओनली कंट्रोल, क्योर है ये उसका। मैंने आपको व्यवस्थित जवाब दे दिया है। पतंजलि ने इस बार बोला कि यार हमने तो कभी क्लेम नहीं किया कि इससे कोरोना ठीक होता है। हमने तो बस इतना बोला कि यार ये क्लिनिकल ट्रायल्स इसके ऊपर चल रहे हैं और इससे मरीजों पे अच्छा असर पड़ रहा है, कहीं ना कहीं कोरोना ठीक होने में मदद मिल रही है। बस शब्दों का खेल बनाया गया। अब ये शब्दों का खेल है अर्णव भाई, आप तो मीडिया में हो सारी चीजें समझते हो। तो ठीक है, आयुष ने भी बोला कि यार मामले को यहीं पे खत्म कर देते हैं, आप बस ये कोरोना वर्ड हटा दो और ये क्योर वगैरह है ना, ये सब वर्ड यूज मत करो यार, बाकी करना है करो। भारत में सब अच्छा है। देखो, सारा खेल चंद शब्दों का था। दिव्य कोरोना किट अब बन गया दिव्य कोरोनिल किट और घूम फिर के आया फिर से एक बार मार्केट में बिक्री के लिए। दुनिया में एक कहावत पॉपुलर हो गई, आपदा में अवसर। कोरोना पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी आपदा था और फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए यह किसी अवसर से कम नहीं था। दिव्य पतंजलि ने भी इसका फायदा उठा लिया और नवंबर के महीने तक 25 लाख से भी ज्यादा कोरोनिल के यूनिट बिक गए और इसके पीछे उनका टर्नओवर हुआ 250 करोड़ से लेकर 280 करोड़ तक। 3 मिलियन टन के बेस पर 5 मिलियन टन जाने के लिए हम बिल्कुल तैयार है। फिर आ गया दिसंबर 2020। कोरोना ने अपने रूप बदलना शुरू कर दिए पूरी दुनिया में और म्यूटेशन ये वर्ड सबके कानों में, सबके दिमाग में फिट होने लगा। तो अकॉर्डिंगली स्वामी रामदेव जी ने भी अपने स्टेटमेंट में थोड़े से बदलाव कर दिए और आज तक में दिए गए एक इंटरव्यू में बोला कि हमने भी जो श्वासाहारी औषध है ना इस कोरोना किट में, कोरोनिल किट में, तो उस औषध को भी, उस मेडिसिन को भी अपग्रेड करना शुरू कर दिया है। श्वासाहारी का अब नया अवतार आने वाला है। आचार्य बालकृष्ण जी क्या बोले कि यार जो लोग आज तक योग और प्राणायाम कर रहे हैं वो कोरोना से बचे हुए हैं। हमने भी एक नया अवतार और श्वासाहारी का तैयार कर दिया है, तो हम नए स्टैंड के लिए भी तैयार हैं। वो इंटरव्यू वाकई कमाल का हुआ था। स्वामी रामदेव जी और आचार्य बालकृष्ण जी का जो कॉन्फिडेंस होता है ना बॉस, दैट इज नेक्स्ट लेवल। देशभक्ति जागृत होती है बॉस, या डायरेक्ट हार्ट में। रुको जरा, सब्र करो। अब आ गया फरवरी का महीना, फरवरी 2021। अब तक मार्केट में वैक्सीन भी अप्रूव होकर आई थी, तो जाहिर सी बात है कोरोनिल को एक स्ट्रॉन्ग कंपटीशन मार्केट में क्रिएट हुआ था। ऐसी हालत में कोरोनिल को फिर से एक बार रीलॉन्च करने की आफत आ पड़ी। जैसे कि धूम सीरीज में यशराज बैनर के अंडर उदय चोपड़ा को बार बार रीलॉन्च किया जाता है, वैसे फिर से एक बार कोरोनिल को एक बड़े से प्रेस कॉन्फ्रेंस इवेंट में रीलॉन्च किया गया, जिसमें अपने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और अपने हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन साहब खुद शामिल थे। ऐसा विराट दृश्य देखने का सौभाग्य मुझे नहीं मिला। और पता नहीं कहां से न्यूज उछल पड़ी कि यार कोरोनिल को WHO ने अप्रूव कर दिया है। जो भी विकास हो रहा है दारू में ही हो रहा है। गोदी मीडिया ने इस न्यूज का जो पोस्टमार्टम किया था ना, वो मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा बॉस। मतलब एक सेकंड के लिए मैं भी कंफ्यूज हो गया कि ये वाकई में ऐसा हुआ है क्या, पर नहीं, मेरे दिमाग के अंदर हिंदुस्तानी भाव मुझे बोल रहा था रुको, सब्र करो। WHO प्रमाणित, सीरियसली। तो देश और दुनिया ने मान लिया, भारत ने भी माना और WHO ने भी माना, और अब हमको 150 से ज्यादा देशों के अंदर कोरोनिल बेचने के लिए ऑफिशियल परमिशन है। गोदी मीडिया की बचकाना रिपोर्टिंग की वजह से मार्केट में कंफ्यूजन क्रिएट हुआ, पब्लिक मिसगाइड होना शुरू हो गए, किसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या सच है क्या झूठ है। तो आचार्य बालकृष्ण जी ने फिर से एक बार ट्विटर पे ट्वीट कर दिया कि जो सर्टिफिकेशन कोरोनिल को मिला है वो GMP और WHO मान्यता प्रमाणित COPP सर्टिफिकेशन है। आई एम सॉरी बाबू। WHO किसी भी तरह की मेडिसिन को स्वीकृति या अस्वीकृति नहीं देता, यानी कि किसी भी दवा को वो टेस्ट और अप्रूव नहीं करता। और इस बात को पुख्ता करने के लिए WHO की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आ गया कि हमने भी किसी भी दवा का परीक्षण और अप्रूवल नहीं किया है और ना ही हमने किसी दवा को सर्टिफिकेशन दिया है। पर अब भी सवाल है कि जो COPP सर्टिफिकेट बोला गया वो आखिर है क्या। देखो, बस पूरी दुनिया में WHO ने कुछ प्रोटोकॉल्स फिक्स करके रखे हैं कि फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बनाने हैं तो ये पर्टिकुलर प्रोटोकॉल आपके देश में फॉलो होने चाहिए। अपने देश में ये चीजें मेक श्योर कौन करता है, तो DCGI डिपार्टमेंट मेक श्योर करता है। कोई भी दवा अप्रूवल के लिए या रिव्यू के लिए DCGI के पास चली जाती है। तो ऐसे ही ये कोरोनिल भी अप्रूवल के लिए DCGI के पास चला गया।
DCGI ने कोरोनिल को COPP सर्टिफिकेशन दिया। COPP यानी सर्टिफिकेट ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, यानी कि यह सर्टिफिकेट सिर्फ यही बताता है कि यह पर्टिकुलर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट अच्छे गुड्स एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस से बनाया गया है। अब भारत सरकार आपको यह सर्टिफाई करती है कि आप यह प्रोडक्ट 150 से भी ज्यादा कंट्रीज में बेच सकते हो, यानी कि इस प्रोडक्ट को आउट ऑफ आवर कंट्री आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। दैट्स इट। कोरोना पे ये दवा काम कर रही है, नहीं कर रही है, ऐसा कुछ भी COPP में मेंशन नहीं किया होता है। COPP सर्टिफिकेट इंडिया के किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, चाहे वो मेडिसिन हो या कॉस्मेटिक हो, किसी को भी मिल सकता है। कोरोनिल को WHO का सर्टिफिकेट, मतलब गोदी मीडिया ने मन में लाया तो नासा का भी सर्टिफिकेट दिखा देंगे ये लोग। मेरे लिए गांजा लाओ, चरस लाओ, MDMA लाओ, एक्सक्यूसी लाओ। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पतंजलि अपने देश में सारा काम एकदम झोलाछाप तरीके से करती है। नहीं, देखो, जब भी कोई ड्रग इंडिया में नए सिरे से बनता है तो उस ड्रग के डेवलपर को भारत सरकार को बताना पड़ता है कि ये पर्टिकुलर ड्रग अब नया बनने जा रहा है, तो बनने से पहले इस पे हम एथिकली क्लिनिकल ट्रायल्स कंडक्ट करने वाले हैं। तो इस बात का रजिस्ट्रेशन उसे एक सरकारी दस्तावेज में रजिस्टर करना पड़ता है। उस रजिस्टर को बोला जाता है द क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री ऑफ इंडिया, और पतंजलि ने यह किया था। इनफैक्ट आज भी आप गवर्नमेंट के ऑफिशियल पोर्टल पे उस दस्तावेज को देख सकते हो। उसे ही डिटेल में देखने के लिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो भाई लोग, जिस डॉक्यूमेंट के बारे में मैंने अभी आपसे बात की, ये वही डॉक्यूमेंट है। भारत सरकार का ऑफिशियल वेब पोर्टल CTR है, यानी कि क्लिनिकल ट्रायल की रजिस्ट्री है, जिसमें पतंजलि ने अपना रिसर्च रजिस्टर कर रखा है 20 मई 2020 को। तो जैसे कि ये एक रिसर्च है, इसको टाइम टू टाइम अपडेट किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे लास्ट मॉडिफाइड डेट 17 मार्च 2021 है, यानी कि आज तारीख 8 अप्रैल 2021, कुछ 20 दिनों पहले इस डॉक्यूमेंट को अपडेट कर रखा है, जो कि अच्छी बात है। कंपनी इस डॉक्यूमेंट पे ध्यान दे रही है, इसको सीरियसली अपडेट कर रही है टाइम टू टाइम, यही ये बात जाहिर करती है। इसका स्टडी डिज़ाइन देखा जाए तो रैंडमाइज्ड पैरेलल प्लेसिबो कंट्रोल क्लिनिकल ट्रायल यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। रामदेव बाबा जी ने अपने कई सारे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और इंटरव्यूज़ में ये बात साफ साफ बताई है। वर्बली जो उन्होंने बोला है वो यहाँ पे टैली हो रहा है, ये वही बात है। और कोविड-19 का ये रिसर्च है, यहाँ तक का जो भी क्लिनिकल डेटा इस पूरे डॉक्यूमेंट में मेंशन किया है वो वैलिड है, टोटली वैलिड है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल जानने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे क्या मेंशन किया है। पतंजलि ने जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जयपुर है, उनके साथ कोलैबोरेशन में ये सारा रिसर्च कंडक्ट किया हुआ है। ओके, तो इस पूरे रिसर्च में किस किस्म का मेडिसिन यूज़ किया हुआ है, तो यहाँ पे कहीं पे भी कोरोनिल ये ब्रांड नेम मेंशन नहीं किया है, बट एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, उसका जो भी डोसेज फॉर्म है और जो भी उसकी फ्रीक्वेंसी है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, ये यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। यानी कि बस एक्टिव इंग्रेडिएंट्स जो भी रॉ फॉर्म में होते हैं वो यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। इसके अलावा जो भी कैंडिडेट्स इस पूरे क्लिनिकल ट्रायल में शामिल थे, उनका एज ग्रुप क्या था। 15 से लेकर 80 साल तक के कैंडिडेट्स इसमें शामिल थे। 15 से नीचे वाले बच्चे और 80 से ऊपर वाले सीनियर सिटीजन्स इसमें शामिल नहीं किए गए थे। ओके, तो जेंडर्स, दोनों भी जेंडर्स के, जेंट्स और लेडीज़ दोनों भी इस क्लिनिकल ट्रायल्स में शामिल थे। अब यहाँ पे देखने वाली बात है, यहाँ पे मुझे एक बहुत ही सीरियस लूप होल लगा। ठीक है, जो भी कैंडिडेट्स इस पूरे क्लिनिकल रिसर्च में शामिल थे, या तो वो असिम्टोमेटिक थे, यानी कि उनमें कोई चिन्ह नहीं थे कोरोना के। ओके, या फिर वो माइल्डली सिम्टोमेटिक थे, यानी कि उनके अंदर सिम्टम्स जो भी थे वो बहुत ही माइल्ड थे, या फिर मॉडरेटली सिम्टोमेटिक, यानी कि माइल्ड से थोड़े ज़्यादा सिम्टोमेटिक थे। ओके, तो जो भी सीरियस कैंडिडेट्स, जो भी सीरियस पेशेंट्स होते हैं ना, जिनका SpO2 लेवल 90% से नीचे होता है, यानी कि जिनको वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है, ओके, जो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में रहते हैं, जो AIDS से जूझ रहे हैं, या फिर जिनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 1 साल से भी कम है, जिनको सीरियस कोमॉर्बिडिटीज़ है, यानी कि जो भी एक्सट्रीम कंडीशन वाले पेशेंट्स हैं, वो इस रिसर्च से एक्सक्लूड किए गए हैं। जहाँ तक कि मेरी समझ है, रिसर्च हमेशा बैलेंस होना चाहिए। जिनको कम सिम्टम्स है उन पे भी रिसर्च होना चाहिए, और जिनको सीरियस सिम्टम्स है उन पे भी रिसर्च किया जाना चाहिए, जो कि इसमें नहीं किया गया है। ओके, तो इसके अलावा सैंपल साइज़ की बात करें तो 120 कैंडिडेट्स पे ये रिसर्च किया गया है। अब ये 120 कैंडिडेट्स सारे के सारे इंडिया से बिलोंग करते हैं। ग्लोबल लेवल पे इसमें से कोई भी कैंडिडेट शामिल नहीं था। खैर, ये तो कोई ज़्यादा सीरियस इशू नहीं लग रहा है मुझे। नीचे आने पे यहाँ पे पूरी केस स्टडी दी है, यानी कि सुबह शाम रात किस तरीके से पेशेंट को ट्रीटमेंट दी गई, तो इसके बारे में डिटेल्स मेंशन किए हैं। बस ये डॉक्यूमेंट यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, कहीं पे भी मुझे कंक्लूजन यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, या फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, या फिर और भी माइक्रो लेवल का डेटा जो कि होना चाहिए, जो कि आपने देखा होगा ऑक्सफर्ड का
जो लैंसेट का डॉक्यूमेंट है उसमें, या फिर रिसेंटली जो भारत बायोटेक की वैक्सीन है उन्होंने जो डेटा प्रेजेंट किया उसमें भी डिटेल लेवल पे मेंशन किया है, लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी मुझे ऐसा डिटेल एनालिसिस नहीं दिखाई दे रहा है। ओके, इसके अलावा मुझे एक और प्रॉब्लम यहाँ पे दिखाई दी कि ये जो सैम्पल साइज़ है 120, पिछले एक साल में सिर्फ 120 कैंडिडेट्स पे ये रिसर्च किया जाना, ये बहुत ही सीरियस बात है। क्योंकि देखो, जब भी कोई बीमारी बिल्कुल ही नहीं हो, जिसके बारे में पूरी दुनिया में किसी को कुछ डिटेल में जानकारी ना हो, ऐसे में थाउजेंड्स ऑफ कैंडिडेट्स पे उस पर्टिकुलर मेडिसिन का क्लिनिकल रिसर्च किया जाना चाहिए, तब जाके एक मैसिव, एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ डेटा हमें मिलता है, एक जिसे हम वैलिड समझ सकते हैं, जिसको हम WHO जैसी संस्था के सामने जाके रख सकते हैं, FDA के सामने रख सकते हैं, पब्लिक के सामने जाके रख सकते हैं। ओके, तो ये डेटा मुझे नो डाउट पूरा डॉक्यूमेंट वैलिड है, बट डेटा मुझे इनसफिशिएंट लग रहा है, इनकम्प्लीट लग रहा है कहीं ना कहीं। तो आपके क्या ख्याल है इस पूरे रिसर्च के बारे में, इस डॉक्यूमेंट के बारे में? नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके मुझे बताइए। हम अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट में अगर ये प्रोडक्ट हम परचेस करने जाए तो एक्चुअल में हमें इस कोरोनिल किट में क्या क्या मिलता है। तो ये एक सेट ऑफ मेडिसिन है जो आपकी इम्यूनिटी पे असर करता है, ऐसा कंपनी का दावा है। इस किट में हमें मिलता है कोरोनिल टैबलेट, स्वासारी टैबलेट और दिव्य अणु तेल। कोरोनिल टैबलेट से हमारी इम्यूनिटी में सुधार होता है, ऐसा कंपनी का दावा है। जबकि विज्ञान क्या बोलता है कि जब तक आपको उस बीमारी के इन्फेक्शन का, या तो डायरेक्ट इन्फेक्शन से या फिर वैक्सीन से इन्फेक्शन नहीं होता, तब तक आपके अंदर इस बीमारी के खिलाफ इम्यूनिटी नहीं क्रिएट हो सकती। तो यह कहना सरासर गलत है कि यह आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। बूस्ट करने के बजाय आप ऐसा कह सकते हो कि यह आपकी इम्यूनिटी को इनडायरेक्टली असिस्ट करता है। दूसरी जो टैबलेट है वो है स्वासारी वटी। कंपनी का कहना है कि यह टैबलेट आपको कॉमन कोल्ड एंड फ्लू के वायरस से बचाता है। और बेसिकली देखा जाए तो कॉमन कोल्ड एंड फ्लू का वायरस अलग होता है और कोरोना का वायरस एकदम ही अलग होता है। और सबसे आखिर में अपनी नजर जाती है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे। ये मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, अणु तेल। देखो, जब भी कभी किसी बंदे को कोरोना का इन्फेक्शन हुआ है ना, तो उस बंदे ने अक्सर कंप्लेंट की है कि यार मेरे टेस्ट बर्ड्स सही काम नहीं कर रहे, मुझे टेस्ट समझ में ही नहीं आ रही है, मुझे स्मेल समझ में नहीं आ रही। तो ऐसे में अगर कंपनी दावा करती है कि ये अणु तेल आप आपके नॉस्ट्रिल्स में एक एक ड्रॉप डालते हो, तो आपके जो भी सेंसरी ऑर्गन्स है सारे स्टिमुलेट हो जाते हैं। आपकी टेस्ट, आपकी स्मेल फिर से एक बार स्टिमुलेट होकर आप उसे महसूस कर पाते हो। और ये एक तरीके से सही भी है देखा जाए तो। पंचकर्म में एक क्रिया होती है नस्य क्रिया, ये बिल्कुल नस्य क्रिया की तरह काम कर रहा है। तो बेसिकली मुझे तो पर्सनली ये सबसे ज्यादा अच्छा लगने वाला प्रोडक्ट है। इसके प्राइस के बारे में बात करें तो आपको ये प्रोडक्ट थोड़े प्राइसी, थोड़े एक्सपेंसिव लग सकते हैं, बट बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल फार्मासिस्ट, लेट मी टेल यू वन थिंग, ये प्रोडक्ट बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। मैं पर्सनली सालों से पतंजलि का एक रेगुलर कस्टमर हूँ। इससे पहले भी मैंने एप्पल साइडर विनेगर पे एक वीडियो बना रखी है। उस वीडियो में आई बटन में मैं उसकी लिंक दे रहा हूँ। उस वीडियो में मैंने पतंजलि के ही एप्पल साइडर विनेगर को दिखाया है। तो मैं बेसिकली इसके प्राइस से बिल्कुल सेटिस्फाई हूँ। आई एम क्वाइट ओके विद दिस। मुझे पर्सनली इस प्रोडक्ट से कुछ भी कंप्लेंट नहीं है। मुझे कंप्लेंट है उनके काम करने के तरीके से, थोड़ा सा नाराज हूं मैं। देखो, प्राइवेट बिजनेस है, राइट? तो उसके प्रमोशन के लिए कोई केंद्रीय मंत्री क्यों चाहिए बॉस? और वो भी एक नहीं, दो केंद्रीय मंत्री। और उन दोनों मंत्री में एक तो अपने हेल्थ मिनिस्टर साहब, अपने देश के हेल्थ मिनिस्टर। आई मीन कम ऑन यार, ये एक बहुत ही सीरियस ब्लंडर है। और इस पे मैं उंगली नहीं उठा रहा हूं, इस पे उंगली उठाई है अपने IMA ने, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। अपने देश के मेडिकल कोड ऑफ कंडक्ट में साफ साफ मेंशन किया हुआ है कि जो भी डॉक्टर डिग्री होल्डर होता है उसको किसी भी दवा के प्रमोशन का कोई अधिकार नहीं होता। अगर वो ऐसे करता है तो वो कानूनी अपराध है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। और ये पर्टिकुलर प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये उस कोड ऑफ कंडक्ट का सीधे सीधे वायलेशन है। आप आपकी आंखों से देख सकते हो। यार, कुछ जरूरत नहीं होती किसी बात को बड़ा चढ़ा के बड़ा दिखाने की। आयुर्वेद अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। आयुर्वेद की सबसे खास बात है उसकी सादगी, उसकी सिंप्लिसिटी, और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत भी है। जिस वक्त अपने देश में नालंदा और तक्षशिला जैसी यूनिवर्सिटीज डिग्री बांट रहे थे, उस वक्त वहां उस WHO वाली कंट्रीज में लोग जंगलियों की तरह एक दूसरे का गला काट रहे थे, जंगलों में घूम रहे थे। यह शक्ति है बॉस अपने वैदिक साइंस की। और इस शक्ति को किस तरीके से बढ़ाना है, किस तरीके से कंजर्व करना है, यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी आज हम हिंदुस्तानियों के हाथ में है। अपने ज्ञान के भंडार को इतना हमें मजबूत करना है ना कि हमें अप्रूवल के लिए WHO के पास जाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, बल्कि WHO किसी चीज के अप्रूवल के लिए हमारे पास आना चाहिए। मेरी बातें थोड़ी कड़वी लग सकती है, लेकिन किसी चोट पे दवा का काम करती है। और इसी कड़वी दवा को ज्यादा से ज्यादा हिंदुस्तानियों तक पहुंचा के एक स्वस्थ हिंदुस्तान का निर्माण मुझे करना है।
मेरे इस मिशन में आप अपना योगदान भी दे सकते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन, बाय बाय और हाई फाइव।